अखा नहीं तेरी प्यारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मुजाहिद फ़ारूक की तरफ से तमाम पीटीआई मेंबरान्स, तमाम वर्कर्स, तमाम भाइयों बहनों बुज़ुर्गों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं ये बताना पसंद करूँगा कि मैं मुजाहिद फ़ारूक सरवर NA 77 से 2018 के जनरल इलेक्शन के लिए पीटीआई की तरफ से उम्मीदवार हूँ और अपना अगर सियासी बैकग्राउंड बताऊँ, शख्सियत के बारे में कुछ आपको बताना पसंद करूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब भाई ये बात भी जानना ज़रूर पसंद करेंगे। मेरे वालिद मोहतरम चौधरी मोहम्मद सरवर मरहूम साहब इसी हल्का से NA 77 से सियासत से वाबस्ता रहे और वो एक सियासी और समाजी मशहूर कारकुन थे। उनकी शख्सियत पर करप्शन का कोई दाग नहीं था। वो बगैर किसी हिर्सो लालच के लोगों की खिदमत सर अंजाम देते रहे, लोगों के मसाइल सुनते रहे, लोगों के साथ चलते रहे। उनकी यही अच्छाइयाँ, उनकी ऐसी ही चीज़ें, ऐसे ही चंद जो आज शरपसंद अनासर PMLN के साथ लगे हुए हैं, ऐसे ही मिलते जुलते चंद शरपसंद अनासर को उनकी शख्सियत में ऐसी चीज़ें पसंद ना आती थी और ऐसी ही चीज़ें उनको पसंद ना थीं, जिसकी वजह से उनको मेरे वालिद मोहतरम का वजूद पसंद ना आया और इसी वजह से 1988 में वालिद मोहतरम का मर्डर हुआ। लेकिन चिराग कब बुझते हैं, अल्लाह करीम को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ ये बात भी शेयर करना पसंद करूँगा कि फूल यूं ही नहीं खिलते साहिब, फूल यूं ही नहीं खिलते साहिब, बीज को दफन होना पड़ता है। और उसके बाद तालीम के साथ मुंसलिक रहे। एज कम थी जब वालिद मोहतरम साहब का इस जहान फ़ानी से कूच हुआ। मैंने मास्टर डिग्री मुकम्मल करने के बाद सहाफ़त के शोबा से वाबस्ता हुआ और 12 साल मैंने इस शोबा में लगाए और उसके बाद अपना बिज़नेस सेटल किया और अपने लोगों के साथ साथ लोगों के मसाइल, लोगों के हालात व वाक़यात पे नज़र रखी और अपने लोगों का ख्याल रखा। जितना भी मैं कर सकता था अपनी ज़ाती तौर पे मैंने अपने हल्का के लोगों के लिए आज तक करता रहा। और जब मैंने सियासी शख्सियात पे नज़र डाली, जब अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखा और जब मैंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखा तो मुझे कोई ऐसी शख्सियत नज़र नहीं आ रही थी कि जो मेरे इस मुल्क के लिए निजात दहिंदा साबित हो। जब 2013 के इलेक्शन आए तो उससे पहले मैं खान साहब पे ज़रूर गौर किया करता था। 2008 के इलेक्शन का जब खान साहब ने बाईकाट किया तो हमने भी खामोशी इख्तियार की। 2013 में जब खान साहब इलेक्शन में आए और भरपूर तरीके से उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की तो मुझे उनकी ज़ात में इस मुल्क के लिए एक निजात दहिंदा नज़र आया। तो मैंने एक लम्हा की ताख़ीर किए बग़ैर पीटीआई को ज्वाइन कर लिया और आज इस पेज पर लाइव होने का मेरा मकसद भी सिर्फ यही है कि मैं खान साहब की बात आप तक पहुंचाऊं कि खान साहब हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, इस मुल्क के लिए या इस मुस्लिम उम्मा के लिए क्या चाहते हैं, खान साहब क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मेरी सबसे दरख्वास्त, सबसे मेरी यही गुजारिश है
कि खान साहब का भरपूर तरीके से साथ दें। और खान साहब का साथ क्यों ज़रूरी है? जब किसी मुआशरे में, किसी कौम में, किसी मुल्क के बासियों में, उनके शऊर में ये बात आ जाए कि एक मुआशरा जब करप्शन से पाक होता है तो वो आगे कैसे जाता है, दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कैसे करता है, यही बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि खान साहब सबसे पहले करप्शन के खिलाफ हैं। करप्शन का नारा उन्होंने लगाया, करप्शन के खिलाफ उन्होंने नारा लगाया कि मैं इस करप्शन को ज़ीरो करके छोड़ूंगा पाकिस्तान में। तो क्या मेरा और आपका ये फ़र्ज़ नहीं है कि हम सारे पाकिस्तान को इस तरफ लाएं कि इस मुल्क को हमने करप्शन फ्री करना है? क्या मेरे भाइयों, बहनों, बेटियों, बेटों, मेरे बुज़ुर्गों, क्या ये हम सब का फ़र्ज़ नहीं है कि हम खान साहब के साथ चलें और इस मुल्क को करप्शन से फ्री करें? वल्लाह मैं एक लम्हा भी ना लगाऊं, मैं हर पल उनके साथ भागने के लिए तैयार हूं। जितनी मेरी इस्तात है मैं उसके मुताबिक भाग रहा हूं, मैं उसके मुताबिक देख रहा हूं कि इस मुल्क को सबसे पहले मैं अपने हलका को, गांव को, इस मुल्क को, सबको करप्शन से फ्री करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दूं। जितनी मेरी इस्तात है मैं उसको, इस मुल्क को करप्शन फ्री करने के लिए, मैं इस मुल्क को करप्शन फ्री करने के लिए, मैं इस मुल्क को करप्शन फ्री करने के लिए पूरी ताकत सर्फ कर दूं। और जब करप्शन, यही मेरा कहना है, यही मेरी आपसे गुजारिश है, यही मेरा आप सब भाइयों से कहना है कि हम सब करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए खान साहब के साथ निकलें और 2018 के जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और खान साहब का भरपूर साथ दें, जिससे हमारी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आए और हम इस मुल्क को करप्शन से फ्री कर डालें। और जब ये मुल्क करप्शन से पाक हो गया तो इंशाल्लाह पाकिस्तान विल मेक प्रोग्रेस बाय लीप एंड बाउंड्स। और अब मेरे कुछ दोस्तों के मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं क्वेश्चंस के, तो जो जो उन्होंने पूछना चाहा मैं उनके जवाबात बारी बारी देता रहूँगा। और जो जो मेरे भाई का क्वेश्चन मेरे पास आएगा मैं आपको लाइव सुनवाता रहूँगा कि क्या मेरे भाई मेरे से पूछना चाह रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह अपनी सूझबूझ के मुताबिक उनके जवाबात आपको देता रहूँगा साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमार बाजवा बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से। हम सबसे पहले चौधरी मुजाहिद साहब को पीटीआई वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। मोस्ट वेलकम सर। सर आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने पीटीआई कब ज्वाइन की और आखिर आपने ऐसा क्या देखा कि आपने पीटीआई ही ज्वाइन करना पसंद किया? पीटीआई में और दूसरी जमातों में क्या फ़र्क है? प्लीज़ अपनी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया हमार बाजवा साहब। मैंने 2013 में, एंड था 2013 का, जब मैंने पीटीआई को ज्वाइन किया, और मैंने किसी लालच में या किसी अपने ज़ाती मकसद के लिए मैंने पीटीआई को ज्वाइन नहीं किया। आप मेरे अंदर का हाल तो नहीं जानते, वो मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन मैं ये बरमला कहता हूं कि मैंने पीटीआई को किसी लालच के लिए ज्वाइन नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ जो मेरे लीडर ने बात की थी मैं उसके पीछे आया हूं कि मैंने इस मुल्क को करप्शन से पाक करना है। मैंने इन चोरों गुंडों को इस मुल्क से भगाना है। मैंने इन चोरों गुंडों को, इन लुटेरों को NA-77 से भगाना है। मैंने करप्शन के खिलाफ ऐलान उसी दिन कर दिया जब मेरे लीडर ने कहा कि मुझे ये मुल्क करप्शन फ्री चाहिए। तो मैंने भी सोच लिया था कि मैं अब इस लीडर के पीछे NA-77 से, फैसलाबाद के इस हल्का से मैं ज़रूर कंटेस्ट करूंगा। मैं ज़रूर अपनी उस सियासी साख को आगे लेके आऊंगा। मैं ज़रूर अपने दोस्तों को, अपने जितने भी मेरे साथ चलने वाले होंगे उनको साथ मिलाऊंगा और इस मकसद के लिए मैं आगे आऊंगा। और जो आपने बात की है बाजवा साहब के क्या डिफरेंस पाया, मैंने
सबसे ज्यादा डिफरेंस तो यही काफी है कि इन सब पार्टीज के जितने भी लीडरान हैं और इमरान खान साहब की शख्सियत में इतना बड़ा फर्क है उन सबसे कि शायद ही कोई कंपैरिजन कर पाए। अगर जो भी कोई अब कंपैरिजन करता है अपनी पर्सनल एफिलिएशन पे, मैं उसको मानता नहीं। खान साहब की जात बड़ी प्योर है, उन पे करप्शन का अब तो खैर अदालत ने भी ये मोहर सब्त कर दी है, अदालत ने भी ये बात वाजे कर दी है कि खान साहब करप्शन से पाक आदमी है, उन पे करप्शन का कोई दाग नहीं है, वो क्रिमिनल आदमी नहीं है। तो क्या मुझे पीटीआई ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी? बस यही उनकी चीजें देख के मैंने एक लम्हा की ताखीर नहीं की। और पाकिस्तान की सियासत की जब बात होती है तो मुझे खान साहब की वो 92 वाली वो तकरीर बहुत याद आती है कि जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के हर नौजवान को सियासत में आना चाहिए। और आज मैं इस बात पर खान साहब को सलाम पेश करता हूं। उन्होंने जो बात की है मैं उसका हरफ हरफ सच मानता हूं कि पाकिस्तान के हर नौजवान को सियासत में आना चाहिए। मेरे मुल्क को इसकी ज़रूरत है, मेरे पाकिस्तान के सब हलकों को इसकी ज़रूरत है, मेरे मुल्क की आने वाली नस्लों को इसकी ज़रूरत है कि पाकिस्तान के तमाम नौजवान सियासत में आए और पाकिस्तान को एक करप्शन फ्री मुल्क बना दें, पाकिस्तान में रोज़गार आम हो जाए, पाकिस्तान में तलीम का म्यार ऊंचा हो जाए, पाकिस्तान में सेहत के म्यार ऊंचे हो जाएं, पाकिस्तान में गुर्बत की रेशो कम हो जाए। ये बाशऊर लोग ही कर सकते हैं और ऐसे बाशऊर लोगों की ज़रूरत है सियासत में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़फर चिमानी न्यूयॉर्क से थैंक यू वेरी मच मुजाहिद फरूक साहब के आप हमारे ऑफिशियल पेज पे ऊपर लाए हुए। मेरा सर आपसे सवाल ये है कि आप 2018 में फैसलाबाद की सियासत को किस नज़र से देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि 2018 में ये हम सिर्फ नजरिए की बुनियाद पे नए कैंडिडेट जो है वो नून के करप्ट माफिया का मुकाबला कर सकेंगे या हमें पुराने सियासतदानों की जरूरत पड़ेगी कि जिनका शख्सी वोट बहुत ज्यादा हो ताकि वो इन करप्ट माफिया को हरा सकें? थैंक यू वेरी मच। जी चीमा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने फैसलाबाद की सियासत के लिहाज से भी पूछा। मैं फैसलाबाद में अब पीटीआई को बहुत अच्छी पोजीशन पे देख रहा हूं। हम 2013 के इलेक्शन को मद्देनजर रखें, 2013 के इलेक्शन को गौर करें तो हमें पता चलता है कि तब पीटीआई की पोजीशन ये नहीं थी। हो सकता है हमारी उस वक्त की सीनियर क़यादत से कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो। हर शख्सियत में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो अभी जितनी भी सीनियर क़यादत फैसलाबाद को मिली है बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारी पीटीआई दिन ब दिन वहाँ पे तरक्की कर रही है, आगे आ रही है और बहुत सारी चेंजेस आई हैं। मेरे और आप जैसे बहुत सारे लोग पीटीआई की तरफ माइल हुए हैं जो अपने लिहाज से, जो अपने तरीक़ाकार से चल रहे थे। जब सीनियर क़यादत ने उन पे हाथ रखना शुरू किया, उनके साथ राब्ते में आए या उन्होंने अपने रवाबत बढ़ा दिए तो दिन ब दिन फैसलाबाद में और स्पेशली मेरी ज़्यादा नज़र तो NS 77 पे होती है, तो फैसलाबाद में भी पीटीआई बहुत एक्टिव हुई है, बहुत फ़र्क पड़ा है। और इंशाल्लाह 2018 पीटीआई फैसलाबाद में इंशाल्लाह विन करेगी अगर इसी तरह हमारे सारे वर्कर्स, मेरे सारे भाई, मेरे सारे हलका के लोग, मेरे सारे फैसलाबाद के बाशऊर लोगों ने पीटीआई का साथ दिया तो इंशाल्लाह पीटीआई ज़रूर आगे आएगी। और जब किसी भी कौम का, किसी भी मुआशरे का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी इलाके का, किसी भी यूसी का नौजवान बाहर निकलता है, किसी पार्टी का साथ देता है तो तब्दीली ज़रूर आती है। और पीटीआई ने तो नारा ही तब्दीली का लगाया हुआ है, तो इंशाल्लाह ये तब्दीली आके रहेगी। और मैं 2018 का इलेक्शन पीटीआई के हक में देख रहा हूं और इंशाल्लाह आने वाले प्राइम मिनिस्टर भी इमरान खान होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद फरूक साहब, मैं आसिम कंबो न्यू जर्सी से बात कर रहा हूँ, पीटीआई यूएसए का मेंबर। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से फैसलाबाद MA 81 से है। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम हमारे ग्रुप के लिए निकाला सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि NA 77 में पीटीआई की मौजूदा पोजीशन क्या है, सूरत हाल, और जनाब आसम नज़ीर साहब के सामने
अगर आपको टिकट दिया जाता है तो आपकी पोजीशन क्या है? मेरा ख्याल है कि हल्के में एक दो उम्मीदवार और भी हैं आपके अलावा, तो उन उम्मीदवारों में और आप में पोजीशन के हिसाब से क्या डिफरेंस है, थोड़ा डिटेल के साथ बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी बहुत शुक्रिया कंबो साहब, आपने बड़ी डिटेल से पूछा है। NA-77 के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन थी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। तो मैं भी ज़रूर अपने सुनने वालों को ये बताना चाहूँगा कि मैं NA-77 में PTI की मौजूदा पोजीशन बहुत अच्छी देख रहा हूँ, जो कि इससे 3-4-5 साल पहले हम पीछे नज़र दौड़ाएं तो ऐसी पोजीशन नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी ऐसी जो कि आज है। और अगर हम कभी रूरल और अर्बन को कंपैरिजन करेंगे ना तो बहुत सारा डिफरेंस नज़र आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं NA-77 के बारे में ये कह सकता हूँ, वो किसी भी अर्बन के एरिया के मुकाबला में NA-77 के रूरल के लोग अब PTI को चाहने वाले हैं, अब PTI के साथ हैं। यंग जनरेशन अब PTI के साथ बाहर आ रही है, यंगर्स, बड़े बूढ़े सब अब PTI के साथ निकल रहे हैं NA-77 में। और आपने पूछा है कि और भी कुछ लोग वहां पे टिकट्स की डिमांड कर रहे हैं, ये सबका जमहूरी हक है और होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक मुजाहिद फरूक आया तो उसने PTI का टिकट मांगा, कोई और मांगने वाला ही नहीं था। मुझे ये जमात अच्छी लगी, इसका मंशूर अच्छा था, मुझे अपना लीडर पसंद आया, मुझे इस पार्टी की पॉलिसियों से मैं मुतफिक हुआ तो मैंने इस पार्टी से टिकट की डिमांड कर दी। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि अब आपने नाम तो नहीं है लेकिन हम दो कैंडिडेट ज्यादा आगे जो नाम आ रहे हैं वो दो चौधरी अख्तर साहब हैं, और मैं बताते खुद मुजाहिद फरूक टिकट की डिमांड कर रहे हैं। एक आधा कोई और कैंडिडेट है लेकिन वो अभी इस पोजीशन में मैंने नहीं देखा डिस्ट्रिक्ट में। हो सकता है कि वो किसी और की नज़र में ऐसा हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही नज़र आ रहा था कि हम दो कैंडिडेट मांग रहे हैं टिकट। अब डिफरेंस की बात करेंगे तो मैं PTI के किसी भी कैंडिडेट को कमतर नहीं समझता। मैं किसी भी PTI के कैंडिडेट पे उंगली नहीं उठाता। वो मेरे लीडर के साथ हैं, वो मेरी जमात के साथ हैं, वो उनका जमहूरी हक है। जिसको मेरी पार्टी बेहतर समझेगी वो टिकट दे देगी। मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह पार्टी मेरे पे भरपूर तरीके से एतमाद करेगी। और आपको कंबो साहब एक तारीखी और हिस्ट्री की बात मैं आपसे शेयर कर देता हूं और बाकी सब लोगों के लिए, कि फैसलाबाद की तारीख में आपने आसम नज़ीर का नाम लिया तो ये नज़ीर कोस्तानिया का बेटा है। फैसलाबाद की तारीख में नज़ीर कोस्तानिया पे एक अदम एतमाद हुई है 87 में, 1987 में। वो मेरे वालिद मोहतरम चौधरी मोहम्मद सरवर मरहूम की थी और वो कामयाब थी। और फैसलाबाद में अगर उनके सामने किसी फैमिली ने जब भी कभी उनके खिलाफ, जब भी उनकी करप्शन के खिलाफ, उनकी बेअसूली के खिलाफ कोई अलम उठाया है तो वह अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ वो मेरी फैमिली थी और मैं उसी फैमिली का सपूत हूँ। और मैं कोई आउटसाइडर हूँ NA-77 में नहीं आया, कि बहुत सारे हलकों में आपको ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगी कि लोग बाहर से आए और उस हल्का में आके बैठ गए। आसम नज़ीर तो बजाते खुद उस हल्का से नहीं है, मैं तो उस हल्का का बासी हूँ, मेरा उस हल्का से, उस मिट्टी से मेरा खमीर उठा है। तो मैं कैसे अपने लोगों से कैसे बगावत कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने लोगों से बेअसूली की बातें कर सकता हूँ। तो पहले भी जिस तरह कामयाब तरीके से उनके खिलाफ अदम एतमाद की या हमने कामयाबियां समेटी, तो इंशाल्लाह इसी तरह भरपूर तरीके से मेरी पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया तो इंशाल्लाह ये आसम नज़ीर के ऐसे 10 और कैंडिडेट भी कंबो साहब होंगे तो इंशाल्लाह वो बुर्ज गिरेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि पूरे फैसलाबाद में ऐसे बुर्ज अब गिरेंगे, सिर्फ एक NA-77 की बात नहीं है। और डिफरेंस मैं PTI के कैंडिडेट के दौरान अपनी शख्सियत दरमियान अपनी शख्सियत को मैं कभी भी मतलब मैं ऐसी मेजरमेंट आपके सामने पेश नहीं करना चाहता। वो मेरी पार्टी का काम है, वो मेरी पार्टी अपना सर्वे करवाए या मेरी पार्टी की सीनियर क़यादतें देखेंगी या जो भी मेरी पार्टी के पास रिपोर्ट जाती है वो तो उसी तरीका से मैं भी उस पर एतमाद करूँगा। और जो आपने आसम नज़ीर वगैरह या ऐसी कुछ और हस्तियों की बात की है तो अल्हम्दुलिल्लाह
मेरा एक सियासी बैकग्राउंड है उस हल्के में, मेरी अपनी ग्रुपिंग है उस हल्के में। पार्टी का मेरे साथ होना एक एज है मेरे लिए भी, मेरे हल्के के लिए भी। पार्टी की मेरे ऊपर सरपरस्ती मेरी पार्टी की, वो एक बड़ी अहम चीज है मेरे लिए, मैं उससे इनकारी तो नहीं। लेकिन मैं कोई वहां पे ऐसी कोई गैर मरूफ कोई सियासी शख्सियत नहीं हूं कि लोगों को मुझे उस हल्के में बताना पड़ेगा कि मैं नया आदमी हूं, मेरे साथ चलो, ये चीज है वो है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सियासी बैकग्राउंड या सोशल समाजी बैकग्राउंड जितना भी है, मुझ पे करप्शन का कोई दाग नहीं, मैं कोई क्रिमिनल आदमी नहीं हूं। मैंने आज तक कोई गलत काम उस इलाके में नहीं किया, मैंने कभी किसी को थाना कचहरी में नहीं घसीटा। कोई एक बंदा जिस दिन मेरी जात पे ये उंगली उठा दे, मैं सियासत से दूर हो जाऊंगा। तो ऐसे लोगों को मेरा ख्याल है कि सारे लोग वेलकम करेंगे, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हल्का से जितनी भी मुझे रिसेप्शन मिली है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। बाकी तो 2018 इलेक्शन का दिन ही बताएगा कि रिजल्ट क्या आते हैं। तो इंशाल्लाह वो पीटीआई के हक में होंगे, मेरे हक में होंगे। आप सबकी दुआओं से सब बेहतर होगा और खान साहब आगे आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राजा बिलाल अफसल सामल बात कर रहा हूँ जर्मनी से, और पाकिस्तान से तो मेरा तलक सियालकोट से है। तो मैं सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने हमारे ग्रुप को टाइम दिया। तो मेरा सवाल सर आपसे ये है कि फैसलाबाद के अंदर राना सनावला और आबद शेर अली जैसे जो गुंडे मौजूद है, तो आपने इनकी गुंडागर्दी से नेक्स्ट इलेक्शन में किस तरह निपटने की और क्या आपने इसके बारे में प्लानिंग तैयार किया? क्योंकि वो तो गुंडागर्दी जो है वो खुलकर करेंगे, वो तो गुंडे हैं। तो आपने इनकी गुंडागर्दी को रोकने के लिए 2018 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपने क्या प्लान तरतीब दी है? और दूसरा, आप फैसलाबाद की आवाम को कौन सा पैकेज देंगे जब इंशाल्लाह आप इक़्तिदार में आएंगे? तो ये मेरे छोटे छोटे दो सवाल है आपसे, तो प्लीज आप इनका जवाब दे दीजिए। आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। जी शुक्रिया राजा बिलाल सावल साहब, आपने अच्छी बातें पूछी हैं कि आप क्या पैकेज देंगे। और उससे पहले आपने राना सनाउल्लाह और आबद शेर अली के मतलब जो कह दिया वो काफी है उनके लिए। जब आपने राना सना और आबद शेर अली को गुंडा कह दिया है, तो मेरा ख्याल कि मुझे इस पे कमेंट नहीं करने चाहिए। मैं ना तो उनके सामने गुंडा बनूंगा, ना मैं गुंडा हूं, और ना ही मेरे पाकिस्तान को गुंडों की जरूरत है। पाकिस्तान एक नफीस लोगों का मुल्क है, और पाकिस्तान एक मेहनतकश लोगों का मुल्क है, पाकिस्तान एक ईमानदार लोगों का मुल्क है। तो इंशाल्लाह मैं ऐसा ही चाहूँगा। और रही बात इनकी गुंडागर्दी का मुकाबला कैसे करना है, तो वो इंशाल्लाह मैं अपनी जमात को और अपने चाहने वालों को मायूस नहीं करूँगा। मैं ऐसे गुंडों के लिए, अल्लाह ने मुझे ताकत दी हुई है कि मैं ऐसे गुंडों को रोक सकता हूँ। अल्लाह ने मुझे बहुत हिम्मत दी हुई है कि मैं ऐसे गुंडों को किसी खातर में नहीं लाता। ना मैं राना सना को कुछ समझता हूँ, और ना ही मैं आबद शेर अली को कुछ समझता हूँ। मुझे अपने अल्लाह की ज़ात पे भरपूर तरीके से भरोसा है। इससे पहले भी, अभी आप बल्दियाती इलेक्शन देखेंगे तो इन्होंने, इसी गवर्नमेंट ने और इसी राना सना या आबद शेर अली वगैरह लोगों ने मेरे चचा को गिरफ्तार भी किया। लेकिन क्या हुआ, लोगों के भरपूर एहतजाज से, क्या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वहां पे फैसलाबाद में ब्लॉक हो गई, रोड भावन नगर उकाड़ा ब्लॉक हो गया, तो इनको 3 दिन भी ना लगे उनको रिलीज करने के लिए। तो ये कुछ नहीं कर सकते। इंशाल्लाह जब आप जैसे भाई और आवाम पीटीआई के साथ और मेरे साथ होगी, और ईमानी ताकतों से भरपूर लोग पीटीआई के साथ होंगे, तो इनकी गुंडागर्दी 1 मिनट भी नहीं चलेगी। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे गुंडों से निपटना बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आप भाई बस दुआ कीजिएगा, और इंशाल्लाह NA 77 में ऐसी मैं किसी की गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। और मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं अपने फैसलाबाद के पीटीआई के हर कैंडिडेट की जितनी मेरी इस्तात है, मैं उसकी हेल्प के लिए भी वहां पहुंचूं। और जब हम बरसरे इक्तदार में आ जाएंगे, तो आपने पूछा है कि क्या पैकेज देंगे लोगों को। अगर अल्लाह करीम के करम से और आप सब भाइयों बहनों की दुआओं से हम बरसरे इक्तदार आ गए, तो सबसे पहले मेरे लीडर की एक ही बात है
कि करप्शन फ्री पाकिस्तान, तो मैं करप्शन फ्री फैसलाबाद चाहूंगा और मैं इसको करूंगा इंशाल्लाह। और उसके बाद बड़ी अहम चीज है, सेहत का निज़ाम दुरुस्त किया जाएगा। उसके लिए मैं भरपूर सरतोर कोशिश करूंगा। मैं अभी भी गाहे बगाहे अपने हलका में फ्री मेडिकल कैंपिंग लगवाता हूं। जितनी मेरी हिम्मत है मैं भरपूर तरीके से अपने लोगों में जाता हूं, उनकी सेहत के लिहाज से भी देखता हूं कि मेरे लोगों को इस हलका में क्या क्या मसाइल पेश आ रहे हैं। उस लिहाज से मैं मेडिकल कैंपिंग भी करवाता हूं। उसके बाद तलीम, किसी भी मुआशरे में जब शऊर आता है तो सारा मुआशरा चेंज होना शुरू हो जाता है। तलीम एक बहुत अहम और ज़रूरी चीज़ है और मैं अपने हलका NA 77 और फैसलाबाद में इस तलीम के म्यार को बुलंद करने की कोशिश करूंगा, अपने एजुकेशन के म्यार को आला मकाम पर ले जाने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद रोजगार को आम करने की पॉलिसियां बनाएंगे कि गुर्बत की रेशो कम हो। और अगर मेरा लीडर ये कहता ना कि हमें करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहिए, तो ये सिर्फ इमरान खान की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी और आपकी ज़रूरत है, सारे पाकिस्तान की ज़रूरत है। अगर वो सेहत के निज़ाम की बात करते हैं तो ये सिर्फ उनकी ज़रूरत नहीं, मेरी और आपकी ज़रूरत है। अगर वो तलीम की बात करते हैं तो ये सिर्फ उनकी ज़रूरत नहीं, उनके बच्चों की ज़रूरत नहीं, ये मेरी और आपकी ज़रूरत है, आने वाली नस्लों की ज़रूरत है। अगर वो गुर्बत को कम करने के लिए बाहर निकलते हैं तो ये मेरी और आपकी ज़रूरत है। एक खान की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे लिए लड़ रहा है, वो हमारे लिए निकला है, तो हमें भी उसके साथ चलना चाहिए। और इन्हीं बातों को हम सब भी आगे लेके जाएंगे और इंशाल्लाह सब कुछ ये डन होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जाहिद फारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम से कुछ टाइम निकाल के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तशरीफ लाए। मेरा नाम सरदार रिजवान बदलो, सऊदी अरब रियाद से, मेरा तल्लुक आज़ाद कश्मीर बलोच बैठक से है। सर मेरा ये आपसे सवाल है कि कुछ करप्ट लोग PP के और नून लीग के धड़ाधड़ PTI में शामिल हो रहे हैं और उनको लिया जा रहा है PTI में। तो सर मेरा ये सवाल है कि जब वो PP में थे और नून लीग में थे, वो करप्ट थे, उनके लिए हमारे जो है खान साहब ने भी बोला है और PTI करप्ट लोग हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, चोर लोग हैं, करप्ट हैं, लेकिन जब वो सर PTI में आके कैसे साफ और शफाफ हो सकते हैं? सर मेरा ये आपसे सवाल है, मेहरबानी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सरदार रिजवान साहब। आपने जो बात पूछी है वो बात है नज़रिए की। देखिए बहुत सारे लोग, अगर हम अपने इस्लाम की बात भी करें ना, तो पहले लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा हुआ था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके तबलीग की है तो लोग इस्लाम की तरफ मायल होना शुरू हुए हैं। ऐसे ही करप्शन के खिलाफ जो जहाद की बात इमरान खान साहब ने की है ना, तो इससे पहले लोग बहुत सारी पार्टीज के साथ अटैचमेंट थी उनकी, बहुत सारे लोग दूसरी पार्टियों के नज़रिए के साथ अटैच थे, कुछ की मजबूरियां थी, कुछ अपने शौक से भी लगे हुए थे। मेरा ख्याल है जो मजबूर लोग थे या जिनको समझ आ गई थी या शऊर पैदा हो गया उनमें, जब एक तहरीक चली, इंसाफ की तहरीक चली, तो लोगों में शऊर भी आया, तो लोगों ने उन पार्टियों को छोड़ना शुरू किया और खान साहब की तरफ आना शुरू हुए। झोंक दर झोंक आए लोग। अब तो आप देखेंगे ना, डेली मीडिया की कवरेजेस देखें तो उनके पास कोई UC का चेयरमैन आ जाए ना पीपल्स पार्टी या PMLN में, तो वो सारा दिन उनका लग जाता है कि हमारे पास ये PTI का बंदा ये छोड़ के आ गया या फलां जमात से ये आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के पास तो ये इनके बड़े बड़े लीडरान जिनको आप थम समझते थे, वो झोंक दर झोंक आए हैं। और बड़ी अहम बात कि जब किसी टीले से, किसी बुलंदी से पानी का चश्मा गिरना शुरू होता है ना, तो नीचे वाले पत्थरों की सफाई होनी शुरू हो जाती है। वो पानी जैसे जैसे गिरता है, जमीन की तरफ आता है, डहलवान की तरफ जाता है, तो वो सफाई करता जाता है और कुछ ही देर के बाद सब पत्थर साफ हो जाते हैं, पानी साफ शफाफ गिरना शुरू हो जाता है और वो झरना बहना शुरू हो जाता है और आगे उससे एक शराबी का निजाम शुरू हो जाता है। और अगर इसी झरने की बात, उस टीले पे बैठी हुई पानी के पहले कतरे की बात करूं तो वो इमरान खान साहब हैं। अगर वो करप्शन से फ्री आदमी खुद है, उनकी शख्सियत इस बात से पाक है,
तो यकीन माने सरदार साहब, यकीन माने रिजवान साहब, आपके ऐसा ही होगा कि नीचे वाले अगर कोई गदले पत्थर भी हुए ना साथ, उनसे टिका नहीं जाएगा उनके साथ। जैसे ही खान साहब उस लेवल पे आ गए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बने और इंशाल्लाह बनेंगे, तो ये सारी चीजें धुलती जाएंगी, करप्ट लोग उनके साथ टिक नहीं पाएंगे। अक्सर मेरे नौजवान ये सवाल पूछते हैं कि ये आदमी यहां पे आ गया, ये आदमी वहां से आ गया, ये आदमी इस तरफ से आ गया। तो आप बिला झिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, इस चीज को अपने जहन से निकाल दें कि वो पार्टी को नुकसान देंगे, वल्लाह वो उनके लिए नुकसान होगा। जैसे ही खान साहब बरसरे इक़्तिदार आएंगे, ये लोग नहीं टिक पाएंगे। जैसे ही अदारों का निज़ाम दुरुस्त होना शुरू हुआ, ये लोग खुद ब खुद भागना शुरू हो जाएंगे। जो भी करप्ट हुआ और जो बेहतर हुआ, बेहतरी के लिए आया, साफ शफाफ निज़ाम के लिए आया, वो टिकेगा, वो रहेगा। वो हर चीज को दुरुस्तगी के लिए आप लोगों के साथ आगे आएगा, पार्टी के साथ आगे आएगा, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए साथ आगे आएगा। तो इस चीज की आप मेरे भाई टेंशन बिल्कुल न ले, इंशाल्लाह बहुत बेहतर वक्त आने वाला है। मैं बहुत पुरुमीद हूं और अपने सब देखने वाले, सुनने वालों को, नचाने वालों को मैं भी यही पैगाम दूंगा कि वो इस चीज से नाउमीद ना हो कि वो शख्स आ गया तो ऐसे होगा। आप मुसलमान हैं, उम्मत मोहम्मदी से हम सब का अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक है, तो इस चीज का यकीन रखें कि ये दुरुस्तगी होगी। बहुत सारे लोग उस वक्त भी मुखालफ थे। अगर आप देखें ना, तो अबू जहल को मतलब कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। उसकी जानते बूझते हुए उस हस्ती को ना मानना, उस पे ईमान ना लाना या इस्लाम कबूल ना करना, इसीलिए उनको ये लकब दिया गया कि ये अबू जहल है, ये जहलों का बाप है। तो ऐसे बहुत सारे लोग पैरोकार पैदा हो जाते हैं, आने वाले दिनों में भी आपको नजर आते रहेंगे, लेकिन वो कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। सो दैट आप इस चीज की बिल्कुल टेंशन ना ले। इंशाल्लाह जब वो उस झरने की बुलंदी से पानी गिरेगा तो झरना साफ होगा और ये सैराबी करेगा, पूरा मुल्क सैराब होगा इससे, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, आपको दिल के तहे से वेलकम करते हैं। आप फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं और मेरा आपसे एक आसान सा सवाल है कि सर, फैसलाबाद के अंदर थोड़ी ग्रुपिंग बहुत ज्यादा है, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? पीटीआई की बहुत ज्यादा ग्रुपिंग है, हालांकि वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ था फैसलाबाद के अंदर पीपी 72 में, वहाँ पे शेख खुरम साहब जीते थे। तो वैसे देखा जाए तो वर्क अच्छा भी है, लेकिन ग्रुपिंग बहुत ज्यादा है। ग्रुपिंग तो हर जगह पे है, लेकिन फैसलाबाद में देखने को बहुत ज्यादा मिलती है। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? और दूसरा मेरा सवाल कि आप के फैसलाबाद से एनए की और पीपी की आप लोग कितनी सीटें निकालने में कामयाब हो जाएंगे? अल्लाह पाक आपको अमीन नासिर हो। अता बात कर रहा हूँ सरगोदा से। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया था भाई, आपने ग्रुपिंग का पूछा है मेरे से और बात किया है कि पीटीआई किस पोजीशन में अभी कितनी सीटें विन करेगी। ये फोरकास्टिंग या प्रेडिक्शंस की तो बात हो सकती है। अगर मेरी आप उम्मीद की या मेरे यकीन की बात करेंगे तो इंशाल्लाह पीटीआई 100% अब इस पोजीशन में है कि हम 70 to 80% सीटें फैसलाबाद से विन कर जाएंगे इंशाल्लाह। और जो ग्रुपिंग की बात की है आपने, तो ये हर पार्टी में होती है और थोड़ी बहुत होनी भी चाहिए, लेकिन शख्सी तौर पे नहीं होनी चाहिए ये ग्रुपिंग। ये पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए तो होनी चाहिए, जिसे कहते हैं तनकीद बराए इस्लाह, वो तो होनी चाहिए। तनकीद बराए इस्लाह किसी पार्टी के लिए, किसी शख्सियत के लिए, किसी इदारे के लिए, किसी मुल्क के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर उसको उस पर गौर किया जाए तो उससे बहुत अहम चीज़ें नज़र आएंगी, हमें बहुत सी कामयाबियां मिलती हैं अगर हम अपनी इस्लाह कर लें, किसी एक भाई की सुनकर, बगैर किसी हीलो हुज्जत के, बगैर उससे नाराज हुए। और जो बिला वजह की नाराजगियां या अपनी जातियात की वजह से नाराजगियां या मफादात की वजह से हम ग्रुपिंग करें जाती इंडिविजुअलिटी के लिए, वो चीज़ें नुकसानदेह हैं और वो काफ़ी हद तक उनमें कमी आई है। आपकी बात किसी हद तक ठीक है कि आज से 2-3 साल पहले काफ़ी हद तक ये चीज़ें ज़्यादा थी। तो मैं बज़ाहिर तो NA-77 के हवाले से आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि वहाँ पे कोई ग्रुपिंग नहीं है। मैं अपनी सारी सीनियर क़यादत का एहतराम करता हूँ
और सारे वर्कर्स का मैं पूरा ख्याल रखता हूँ। सब अपने पीटीआई के लोगों का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत रिगार्ड करता हूँ उनका। वो सब भी मेरा उसी तरह ख्याल रखते हैं, उसी तरह मेरे से प्यार करते हैं। तो फैसलाबाद में भी मैं यही उम्मीद रख रहा हूँ कि आंदा जो भी कोई ऐसी ग्रुपिंग होगी तो वो इंशाल्लाह, एक तो उसमें कमी आई है, जो बहुत ज्यादा लॉबिंग थी बिला वजह की, वो खत्म हुई है। और दिन ब दिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें आपको जीरो नजर आएंगी। और थोड़े बहुत इख्तलाफात रहने चाहिए। कहते हैं कि मुखालफत भी बंदे को सिखाती है। और जब आपको कोई आगे से बात बताने वाला ना हो ना, आप किसी गलत काम पे भी डटे हुए हो, तो कोई रुकने वाला ना हो, कोई कहने वाला ना हो, तो दुरुस्तगी नहीं हुआ करती। तो ये चीज भी काफी बेहतर है कि ऐसी तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। तो मैं तो इसके हक में हूं, लेकिन इंडिविजुअलिटी पे नहीं। अस्सलाम वालेकुम, राना जुवेद बात कर रहा हूँ NA114 डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से। सबसे पहले तो मौजूद मेहमान को वर्ल्ड व्हाट्सएप में वेलकम करते हैं। दूसरा मेरा इनसे एक छोटा सा सवाल है कि डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में जो नून लीग की क़यादत है, राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली, वो दोनों तो आपस में दस्तों गिरेबान है सियासी तौर पे। तो क्या वजह है कि हमारी जो मुकामी क़यादत है वो इस माहौल में कोई पॉलिटिकली फायदा हासिल नहीं कर सकी? इन दोनों की जो आपस की लड़ाई है, आपको नहीं लगता कि इनमें से हमें कोई पॉलिटिकली फायदा हासिल करना चाहिए था? क्या आप समझते हैं कि हमारी जो सियासी क़यादत है वो थोड़ी कमजोर है वहां पे, या सियासी तौर पे इस तरह की सूझबूझ नहीं रखती कि ऐसे मौकों से फायदा उठाया जाए और पीटीआई को ज्यादा मजबूत किया जाए? तो क्या आप समझते हैं कि 2018 में जो आने वाले इलेक्शन है, हम उनमें इनका मुकाबला कर सकेंगे? जबकि आपको पता है ये दोस्त धांधली भी करते हैं, सारे मामला करते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि 2018 में आप लोग इनका मुकाबला कर सकेंगे अच्छे तरीके से या नहीं? शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया राना जवेद साहब। आपने मिलता जुलता, मेरा ख्याल राजा बिलाल सामल साहब ने ऐसा ही क्वेश्चन किया था राना सनौर आबिद शेर अली की गुंडागर्दी का, लेकिन आप भी मेरे लिए उतने ही मोहतरम हैं। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि राना सना या आबिद शेर अली को ना तो पीटीआई कुछ समझती है, ना ही मैं यकीन माने कुछ समझता हूं उनको। अगर आप उनकी गुंडागर्दियों की बात करते हैं तो बात रही कि एक इंसान अल्लाह ने पैदा किए हुए हैं, तो वो उस लिहाज से तो मैं सबको इंसानी दर्जात देने का कायल हूं। और उनकी जो लड़ाई झगड़ों की बात है उनकी आपस में, वो उनकी शख्सियत तक है। लेकिन जब पार्टी की बात होगी, अभी बल्दियाती इलेक्शन को आप मद्देनजर रखें ना, तो जहां जहां उनके दो दो तीन तीन कैंडिडेट खड़े किए हुए थे, तो उनकी क्यादत ने वहां पे उनको निशान तक अलाट नहीं किए। और जो उनका कैंडिडेट विन किया उसको उन्होंने पीएमएलएन का मान लिया। तो लिहाजा ये अपनी पार्टी के लिए एक है, और इसी तरह पीटीआई को एक होना पड़ेगा। अगर किसी के जहन में कोई भी खलश है, कोई भी ऐसी बात है कि वो ये समझता है कि मैं अपने फलां लीडर से, अपने फलां वर्कर से या अपने फलां आदमी से मैं नाराज हूं, तो उसको अपनी नाराजगी दूर करनी चाहिए और पार्टी को प्रमोट करना चाहिए। और हमें अपने मुखालिफ की जितनी भी वीकनेस हैं, जो उनकी डिफिशिएंसीज हैं, उन पे गौर करना चाहिए और प्लान करना चाहिए कि हमने अपनी पार्टी को कैसे आगे लेके आना है। और इनकी डिफिशिएंसीज को मद्देनजर रखते हुए हमने आइंदा इलेक्शन के लिए क्या प्लानिंग करनी है कि वो वहां पे धौंस धांधली अपनी ना जमा सकें। तो वो हर हलके का कैंडिडेट जिसको टिकट अभी नहीं भी मिला है, लेकिन वो इस लिहाज से मेहनत करे कि एटलीस्ट उसको पीटीआई के कैंडिडेट के लिए जब भी वहां पे वर्कर्स या जब भी यहाँ पे पोलिंग एजेंट की जरूरत हो, वो भरपूर तरीके से तैयार हों। तो इलेक्शन पीटीआई जरूर फिर विन कर जाएगी, और इंशाल्लाह विन कर जाएगी। अगर हमने इन चीजों पे तवज्जो ही ना दी कि उनकी डिफिशिएंसीज अपनी जगह, हम अपने बदमस्त हाथी बन जाए कि कोई मसला ही नहीं है, कि अब तो हम ये इलेक्शन विन किए हुए हैं, कोई कैंडिडेट नहीं है उधर, वो उनका तो अपना मसला है। ऐसा नहीं होता। आप अपने मुखालिफ पे हमेशा नजर रखें और उसकी वीकनेस को पे गौर करें, और उसकी वीकनेस को अपनी कामयाबी का जीना बना लें। तो हो ही नहीं सकता कि कोई पार्टी, कोई शख्स वो कामयाबी हासिल ना करे। और जब मेरे लीडर ने कहा कि हम नया पाकिस्तान बना के रहेंगे,
तो क्या ये चीजें हम दूर नहीं कर सकते अपने में से? मैं और आप मिल के सारे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सियासी तरबियत हुई हुई है, तो ऐसे लोगों को अपने साथ मिलाएं, उनसे मशवरा लें, उनको अपने एडवाइजर लें, उनको अपने साथ रखें, तो और कुछ नहीं, आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस जरूर मिलेगा उनसे। जब हम अपनी सियासी या जाति अना बना के बात करते हैं ना, तो सारी शख्सियात में कुछ ना कुछ अना की बातें नजर आती हैं फिर। तो ऐसी चीजों से जब हम दूर होंगे, तो ये 2 नंबर लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ये कोई दौंस धांधली भी नहीं कर सकते। और काफी हद तक, बहुत हद तक इन चीजों को दूर किया गया है। पार्टी उस तरह नहीं है अब फैसलाबाद में जैसे कि आपने किसी से 4-5 साल पहले सुना हो या देखा हो। पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव है इस वक्त। पार्टी की सीनियर क़यादत अब इस वक्त एक्टिव है। जितनी भी साबका क़यादतें थी, उनसे बहुत मुख्तलिफ रिजल्ट नजर आ रहे हैं। पार्टी के कैंडिडेट्स बड़े एक्टिव हैं। देखें, अभी वो बेशक पार्टी में अपने टिकट के लिए भाग रहे हैं ना, लेकिन जितने भी पॉजिटिव लोग होंगे वो अपने हल्का में भी उसी तरह अपने भाग रहे होंगे अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए कि हमारी पार्टी कहाँ पे, किस किस लेवल पे चली जाए। तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और आप बिल्कुल भी मायूस ना हो कि ये गुंडागर्द लोग हमें गिरा लेंगे। गुंडागर्दी आपको पता है कि कितने दिन तक, आखिर बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी, और जरूर होगी। मैं बिल्कुल पुरुमीद हूं इस बात पे। अस्सलाम वालेकुम, राना जुवेद बात कर रहा हूँ NA114 डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से। सबसे अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिम नसीम नूरानी पाकिस्तान चिन्योर से और मौजूदा अजमेर सऊदी अरब से चौधरी मुजाहिद फरूक गुज्जर साहब को PTI वर्ल्ड ग्रुप में तशरीफ लाने पर उनका शुक्रगुजार है कि वो अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और तशरीफ लाए। सर मुजाहिद साहब, और आपसे मेरा सवाल ये है कि आपको पता है कि आपके इलाके में आसिम नज़ीर, जो नज़ीर खानदान का बहुत असर है, उनकी बरादरी है। हाँ, और उनके मुकाबले में जो ज़हीरुद्दीन साहब थे, और इन दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ था और तकरीबन 20-30 हज़ार का डिफरेंस था। क्या आप समझते हैं इन दोनों के दरमियान आप अपने आप को मुकाबले की सूरत में ला सकते हैं? प्लीज इलाके के बारे में, इलाके की सूरत हाल के बारे में रोशनी डालिए। जी बहुत शुक्रिया नूरानी साहब। आपने आसिम नज़ीर का ही नाम लिया तो मैंने बड़ी तफसील से आगे बताया अपने सब भाइयों को कि मेरी पोजीशन हल्का में क्या है और आसिम नज़ीर साहब कौन है। शायद मेरे कुछ भाई